2019 में इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी मोदी यह बात दावे के साथ कैसे कह सकता है कि केरल में भाजपा जीत जाएगी। इसका जवाब है भाजपा के केरल रणनीति, जिसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के दौरान ही हो गई थी। उस दौरान बीजेपी ने केरल के जनता से यह दावा किया था कि अगर बीजेपी केरल लोकसभा और विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत करती है तो बीजेपी जल्द ही केरल में हो रहे लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तरह कानून लेकर आएगी। अगर लव जिहाद की बात होती है तो केरल का वो केस याद आ जाता है जब एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की और शादी के तुरंत बाद जबरदस्ती हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। केरल में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसी वक्त 2020 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने केरल के सरकार को चेतावनी देते हुए साफ साफ लफ्जों में कहा कि अगर लव जिहाद का मामला केरल में खत्म नहीं किया गया तो ये टाइम बम बन किसी भी वक्त केरल के जनता के सामने फट जाएगा। रेखा शर्मा ने दावा किया कि इसमें हिंदू और क्रिश्चियन दोनों महिलाएं केरल में परेशान हो रही है। रेखा शर्मा ने जनवरी 2020 में दावा किया कि लव जिहाद के नाम पर महिलाओं को न सिर्फ धर्म बदलने बल्कि देश छोड़ने में मजबूर किया जा रहा है, उन्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस मामले में रेखा शर्मा की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से भी हुई और आदित्यनाथ ने उनसे वादा किया कि बीजेपी केरल में इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की कोशिश करेगी। लव जिहाद की बात हो तो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच होने वाले मतभेद की बात सामने आ जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि केरल की मुस्लिम माइनॉरिटी को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मोदी का तो मुमकिन है। He's trying his best. I'm originally from Karachi. I'm from Lahore basically. We recently had an event where we had a university, a new chapter of our university, Al Jamiatul Saifia in Marol, and Modi ji himself had come, and one of the things he said to us, Sayyidina, was that, please don't call me with a lot. और इसी कोशिश में बीजेपी ने काफ़ी सोच समझकर केरल के मुसलमानों के सिंपैथी हासिल करने के लिए मुल्लापुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुस्लिम लीडर अब्दुल सलाम को केरल के चुनावी दंगल में उतारा है। भाजपा के इस मुस्लिम उम्मीदवार का नाम सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। हैरान होना जायज़ भी है दोस्तों, क्योंकि सभी जानते हैं मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? कि हमेशा से भाजपा पर मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह ना देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अब्दुल सलाम को अपने हुक्म के इक्के की तरह इस्तेमाल किया है। और जब माइनॉरिटी की बात की जा रही है तो केरल में मुसलमान के अलावा क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी के लिस्ट में आते हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर AK एंथनी के बेटे अनिल एंथनी को चुनावी रणभूमि में उतारा है और अनिल एंथनी से भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ध्यान सिर्फ क्रिश्चियन और मुस्लिम माइनॉरिटी पर टिका है। केरल में होने वाले एंटी हिंदू वायलेंस, जो कि पिछले 50 साल में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसे लेकर भी बीजेपी ने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। वहीं केरल की नायर कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए नायर कम्युनिटी के कुछ उम्मीदवारों को अपनी सीट में बीजेपी ने जगह दी है। अब आप कहेंगे कि नायर सरनेम सुना था, लेकिन ये नायर कम्युनिटी क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि केरल में आधा से ज़्यादा हिंदू आबादी नायर कम्युनिटी से बिलोंग करती है। केरल में जिस तरह से बीजेपी खुद का प्रचार प्रसार कर रही है, इस बीच केरल के विजय सरकार कर्ज के बोझ में केरल के साथ डूबती नजर आ रही है। ऐसे में केरल की जनता ये मानने लगी है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट केरल को उतना फंड और डेट नहीं देती जितना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को दिया जाता है। इसीलिए केरल की स्थिति खराब है। केरल के साथ पक्षपात किया जाता है। इस सवाल के जवाब में बीजेपी का कहना है कि केरल को 53 करोड़ रेवेन्यू डिफिसिट दिया गया था, जो भारत के दूसरे 16 राज्यों में सबसे ज़्यादा है। वहीं भाजपा के बाद कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो कांग्रेस ने यूडीएफ के साथ गठबंधन बनाकर 2019 लोकसभा चुनाव में 19 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार शायद कांग्रेस यूडीएफ के साथ मिलकर 11 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे लेफ्ट डीएफ भी कहा जाता है, उसका प्रभाव केरल में ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि मंदिर, धर्म, कास्ट के नाम पर फेंके गए शतरंज के प्यादे भाजपा का कितना साथ देता है, या फिर कांग्रेस पिछले बार की तरह यूडीएफ के साथ मिलकर एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। तो ये थी केरल की राजनीति के कुछ किस्से, और इसी तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।